देखिए, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको अश्योर करता हूं कि इस एक्सप्लेनर के एंड तक आप ना सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ जाएंगे बल्कि एग्जाम में सही आंसर कैसे लिखना है ये भी पूरी तरह सीख लेंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड हिस्ट्री को एक केस स्टडी के जरिए समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एक किले की प्रॉब्लम से, फिर प्रिजर्वेशन और कॉन्जर्वेशन जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मतलब समझेंगे। उसके बाद म्यूजियम्स और आर्काइव्स का क्या रोल होता है ये देखेंगे। फिर हमारी धरोहर से जुड़े कानून और ऑर्गेनाइजेशंस को जानेंगे और फिर समझेंगे कि आम लोग हेरिटेज और उनकी रोजी रोटी आपस में कैसे जुड़े हैं। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम में इसका आंसर आखिर लिखना कैसे है ये भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोच के देखिए, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक किला है जिसका नाम है विजयगढ़ फोर्ट। अब ये जो किला है ये कोई नया नहीं, 400 साल पुराना है और इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। दीवारें टूट रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं और लोग इस जगह का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो हमारा काम है इसे बचाना। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हम सिंपल सीमेंट और ईंट लेकर इसे ठीक कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ हमें स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि इस किले को बचाने के सफ़र में जो सबसे पहला कदम है ना, उसको समझने के लिए हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम कीवर्ड्स को जानना होगा। ये इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है। पहला कीवर्ड है प्रिजर्वेशन। अब इसका सीधा सा मतलब है किसी हेरिटेज साइट को उसकी मौजूदा हालत में जैसी वो है बस वैसी ही सुरक्षित रखना। आगे और नुकसान ना हो, बस इस बात का ध्यान रखना, जैसा है वैसा ही बचाना। और दूसरा कीवर्ड है कॉन्जर्वेशन। इसका मतलब है वो ज़रूरी कदम उठाना और मरम्मत करना जिससे उस साइट को और ज़्यादा खराब होने से रोका जा सके। तो प्रिजर्वेशन आगे होने वाले नुकसान को रोकने पर फोकस करता है और कॉन्जर्वेशन ज़रूरी सुधार करने पर। तो इस मिशन के लिए हमें टीम में कौन कौन चाहिए? हमें आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स तो चाहिए, लेकिन ऐसे जिन्हें हिस्ट्री की भी समझ हो। उनके साथ साथ हमें हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट भी लगेंगे। और यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, इन सब का प्राइमरी गोल एक ही होता है, साइट का जो ओरिजिनल स्टेट है उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अच्छा, चलिए काम शुरू हो गया है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। मान लीजिए कि किले की मरम्मत के दौरान वहां से कुछ पुरानी चीजें मिल जाती हैं। ये एक नई चैलेंज है। सोचिए जरा कि मरम्मत के टाइम कुछ मिल गया। मान लीजिए पुराने सिक्के मिले, तलवारें मिली, कुछ जरूरी कागजात मिल गए। तो अब सवाल उठता है, इन चीजों का क्या किया जाए? अब देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। इन पुरानी चीज़ों को संभालने के लिए दो अलग अलग तरह की जगहें होती हैं। पहला है म्यूजियम्स, जहाँ पर फिजिकल आर्टिफैक्ट्स जैसे कि सिक्के या तलवारें आम लोगों के देखने के लिए डिस्प्ले की जाती हैं। और दूसरा है आर्काइव्स। ये वो जगह है जहाँ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मैप्स जैसी चीज़ों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सुरक्षित रखा जाता है। और हाँ, इन जगहों को कोई आम इंसान मैनेज नहीं करता। इसके लिए भी स्पेशल एक्सपर्ट्स होते हैं। म्यूजियम की देखभाल करने वालों को हम कहते हैं म्यूजियम क्यूरेटर्स और डॉक्यूमेंट्स को संभालने वाले प्रोफेशनल्स को आर्काइव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। लेकिन अचानक एक सवाल मन में आता है, इतना सब कुछ हो रहा है, पर क्या कोई भी अपनी मर्जी से इस किले में कोई बदलाव कर सकता है या वहां जाकर अपनी दुकान लगा सकता है? नहीं, इसके लिए बाकायदा नियम कानून होते हैं। इस लाइन का मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो पुरानी जगहें हैं ना, ये सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग्स नहीं हैं। ये हमारे देश की अनमोल धरोहर हैं, नेशनल ट्रेजर्स हैं और इनकी सुरक्षा के लिए कानून बना है। और जब कानून की बात आती है तो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आपको जरूर याद रखना है। पहली है ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सरकारी बॉडी है, सबसे मेन। और दूसरी है INTAC यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक NGO है जो धरोहर को बचाने के लिए काम करती। तो चलिए, अब हमारा किला आखिरकार रिस्टोर हो गया है, एकदम नया सा लग रहा है। अब इसकी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। अब ये किला लोगों के लिए खुल चुका है और यहीं पर हमारा अतीत हमारे वर्तमान से जुड़ता है। तो एक रेस्टोर की हुई साइट को नई जिंदगी कैसे मिलती है? सबसे पहला कदम है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। लोग यहाँ घूमने आएंगे, रुकेंगे। इसके बाद रोल आता है एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया का, जैसे वहाँ कोई डॉक्यूमेंट्री बन सकती है या फिल्म शूट हो सकती है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, वहाँ के लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन।
और यही वो पॉइंट है जहां अप्लाइड हिस्ट्री का असली मतलब सामने आता है। जब हम लोकल लोगों को इस काम में शामिल करते हैं तो उनके जो ट्रेडिशनल लोकल स्किल्स हैं उनका इस्तेमाल होता है, उन्हें लाइवलीहुड यानी रोजी रोटी मिलती है, उनके अंदर अपनी धरोहर के लिए एक अपनापन और गर्व की भावना आती है, और इससे वो खुद उस साइट की बेहतर रक्षा करते हैं। तो चलिए, हमने पूरी कहानी तो समझ ली। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि अगर एग्जाम में इस पर सवाल आ गया तो एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। एग्जाम में अगर सवाल आए कि अप्लाइड हिस्ट्री से जुड़े प्रोफेशनल फील्ड्स कौन से हैं, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं: म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया। इन्हें याद कर लीजिए। अब इन फील्ड्स में काम करने वाले एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? अपने आंसर में आपको मेंशन करना है आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स, म्यूजियम क्यूरेटर्स, आर्कीव प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट्स और सोशियोलॉजिस्ट्स। और आखिर में, अगर किसी भी हेरिटेज प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स यानी मकसद पूछे जाएं, तो ये 3 पॉइंट्स आपको पूरे मार्क्स दिलाएंगे। साइट को उसके ओरिजिनल स्टेट को बदले बिना कंजर्व करना, लोकल लोगों को शामिल करना और उनकी भावनाओं की इज्जत करना, और लोकल स्किल्स का इस्तेमाल करके रोजी रोटी के अवसर बनाना। तो इस पूरी चर्चा का कोर आइडिया क्या है? वो ये है कि अप्लाइड हिस्ट्री हमारे अतीत को हमारे वर्तमान से जोड़ती है और भविष्य के लिए नए और आर्थिक अवसर पैदा करती है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। यदि आपके कोई भी प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट में पूछें, और महाराष्ट्र बोर्ड के ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।